हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जनन स्वास्थ्य। केवल अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज़ द वेल बीइंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है, एज वेल एज द जनन स्वास्थ्य क्या है यहाँ पर, वेल बीइंग ऑफ all aspects of reproduction such as कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? फिजिकल, शारीरिक रूप से हेल्दी होना चाहिए, इमोशनल, भावनात्मक रूप से होना चाहिए, बिहेवियरल एंड सोशल। ये सारे एस्पेक्ट्स से अगर वेल बीइंग है, सब ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट इज बाय द WHO। ये जो डेफिनेशन दी थी किसने दी थी? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा कंट्री है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री in the world who initiate family planning प्रोग्राम। सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो किसने शुरू किया? इंडिया ने शुरू किया। अब ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपने पर्सन्स की, अपने सिटीजन्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे पहले इंडिया ने यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। अब ये फैमिली प्लानिंग था, यही परिवार नियोजन, इसी परिवार नियोजन को बाद में RCH कहा गया। जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर है उसको RCH जो बोलते हैं, वो वास्तव में फैमिली प्लानिंग का ही रूप था। तो सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने 1951 में क्या शुरू किया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर 1951 में शुरू हो गया था। 1951 में कौन सा? फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। अब इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बाद में किसका नाम दिया गया? एंड RCH इज द मॉडर्न वर्जन। क्या ये? मॉडर्न फॉर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग। बाद में इसको क्या नाम दिया? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो RCH जब नाम दिया गया है तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, RCH ये प्रोग्राम है। अब परिवार नियोजन के द्वारा सारे एस्पेक्ट्स लिए गए कि किस तरह से यहाँ पर परिवार नियोजन में स्मॉल फैमिली, हम दो हमारे दो का जो प्रिंसिपल है बाद में अडॉप्ट किया गया। उसके साथ साथ जो भी रिप्रोडक्टिव एज होनी चाहिए मेल और फीमेल की एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कितनी रखी जाए, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी दी जाए, जो सेक्स रिलेटेड उनमें जो मिथ्स हैं उसके बारे में मिसकन्फेशन है उनको दूर किया जाए, जो यहाँ पर इसका क्या कहना चाहिए अंधविश्वास है हमारे देश में वो दूर किया जाए, सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में उनको जानकारी दी जाए, हार्मोन्स के बारे में जानकारी दी जाए, और कैसे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को वो लोग अडॉप्ट करें। इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर के इन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव्स बनाया था वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ। तो यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका वास्तव में क्या ऑब्जेक्टिव रखा जाए, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत सारे NGO ने वर्क किया है। तो जो वर्क किया है उसमें क्या है? सबसे पहले द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन,
तो सेक्स एजुकेशन के बारे में हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा जो है बैकवर्ड हैं हम लोग, कि सेक्स एजुकेशन की जानकारी हम बच्चों को नहीं देते हैं, जबकि सेक्स एजुकेशन की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके अज्ञानता में वो दूर हो सकें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, जो दूसरा एस्पेक्ट है इसका, द नॉलेज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, लैंगिक जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है, एज वेल एज देयर फंक्शन एंड। तो सेक्स ऑर्गन्स की सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, उसके फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, एडोलेसेंस और सेक्सुअल प्रैक्टिस की, एडोलेसेंस, ठीक है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, इन सब की जानकारी किसको दी जानी चाहिए, हमारे एडोलेसेंस या यंगस्टर्स को दी जानी चाहिए प्यूबर्टी की एज में, ताकि वो आरसीएच का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो क्या हो सके, पूरा हो सके। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस of sexually transmitted diseases, sexually transmitted diseases की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के अलावा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो जानकारी दी जानी चाहिए वो कि कैसे यहाँ पर हमारे दो फैमिली अडॉप्ट करी जाए, स्मॉल फैमिली, कैसे स्मॉल फैमिली के लिए बर्थ कंट्रोल ऑप्शन होनी चाहिए, यहाँ पर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है, एंड मैरिजेबल एज ग्रुप्स, कि मैरिज की जो एज ग्रुप क्या होनी चाहिए उसके बारे में लोगों को जागरूक किया चाहिए, जानकारी दी जानी चाहिए, एज वेल एज प्रेग्नेंट मदर्स का केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, ठीक है, फिर पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर की जानकारी होनी चाहिए, एंड और किसकी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इन डाइट, हमारे डाइट में जो न्यूट्रिशन है वो कितना न्यूट्रिशन किस समय किसको दिया जाना चाहिए, इन्फेंट्स को एज वेल एज प्रेग्नेंट मदर्स को, उसकी जानकारी होनी चाहिए। एज वेल एज लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए किसके बारे में, कि अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल करनी चाहिए, और अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, awareness about overpopulation and their side effects, ठीक है, साइड इफेक्ट्स की, ओवर पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए, एज वेल एज जो हमारे यहाँ पर जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, implementation of better techniques and knowledge of बेटर टेक्निक्स की, और जितना भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अबाउट किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक दो और देख लें शॉर्ट में, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इम्यूनाइजेशन,
छोटे बच्चों को कैसे वैक्सीनेशन करना चाहिए। वैक्सीन मदर्स का ही वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चों का भी होता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय जो पूरी एक डिसीज़ जो है पेंडेमिक हमारे आसपास मंडरा रही है, इससे मृत्यु का खतरा है यहाँ पर, कौन सी, कोविड, उसके प्रति गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन करा रही है। तो कैसे वैक्सीन दी जा सकती है और वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक किया चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कराएं, इम्यूनाइजेशन कराएं। जब इम्यूनाइजेशन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो हम डिसीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और एम्नियोसेंटेसिस को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बाद अवेयरनेस अबाउट सेक्स related problems and ban to amniocentesis। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को भी हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या होती है। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, इतने उद्देश्य थे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में क्या क्या गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं। अब गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बाद, उद्देश्य के बाद हम आते हैं यहाँ पर कि सबसे जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बाधक है वो है ओवर पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, ठीक। तो क्या इन 1900 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी अबाउट कितनी, 2 अरब, 2 अरब, ठीक है। इन 2000 द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई 6 अरब, कितनी, 3 टाइम्स मल्टीपल, 3 टाइम्स मल्टीपल। आप देख रहे हैं 100 सालों में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई। और इन इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया द पॉपुलेशन इन 1947, आज़ादी के समय जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ थी, ठीक। अब इन इंडिया पॉपुलेशन इन 2000, जो 2000 में हमारी जो पॉपुलेशन हो गई थी वो हो गई थी 100 करोड़, 100 करोड़ पार कर गई थी। इन 2021 आज के समय हमारी जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन है 2050 में ये पहुंच जाएगी मोर देन, ठीक है, 2050 में यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली 160 करोड़। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन इंडिया। अभी भी मॉडर्न टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में हम लोग 1/6 हैं। कितने हैं, 1/6। द वर्ल्ड every sixth person in world is Indian। अब आप समझ लीजिए कि प्रत्येक छठा व्यक्ति पूरे विश्व में क्या है, भारतीय। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमारा देश ढो रहा है। अब ये जो पॉपुलेशन है ये सबसे बड़ी बाधक है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में। तो ये जो हमारा यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ड्यू टू किस कारण से हुआ है, इलिटरेसी यहाँ पर, ठीक है ना, या कह सकते हैं यहाँ पर हमारी कौन सी, अशिक्षा। तो अगर हमारे पास अशिक्षा है यहाँ पर तो हम इलिटरेसी, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न है वो है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी के कारण क्या होता है कि लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑफस्प्रिंग से बच्चे पैदा होंगे, सब काम करेंगे तो सब मिल करके ज़्यादा पैसा कमाएंगे। फिर तीसरा है यहाँ पर कि डेफिशिएंसी ऑफ अम्यूजमेंट
घूमने फिरने या इन सब के लिए एंजॉय करने की बहुत कमी है, तो लोगों ने सेक्स को एक एंजॉय का साधन बना लिया है। उसके कारण से लगातार जो है क्या होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड करती रहती है। और दूसरा यहाँ पर कि क्या कहे कि जो हमारी चाय है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड की चाय में लगातार बच्चियाँ होती रहती है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा एक जो फैक्टर है वो क्या है, रिलीजियस फैक्टर है, धार्मिक, कि ये भगवान की देन है, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा एक और है जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हाई नेटेलिटी रेट, जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर और क्या हो जाएगा, लो मॉर्टेलिटी रेट। जो मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ की रेट है, वो कम हो गई है। और किसमें इन्फेंट्स में एंड प्रेग्नेंट मदर्स ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। आरसीएच के कारण भी यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट कम हो गई है, और प्रेग्नेंट मदर्स की भी कम हो गई, इन्फेंट्स की कम हो गई, और मेडिकल फैसिलिटी के कारण यहाँ पर जो नेटेलिटी रेट है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं टुडे, यंगस्टर्स आर much more in country। तो यंगस्टर्स में क्या है यहाँ पर, मैरिजेबल एज ग्रुप, तो इस मैरिजेबल एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और जब बहुत ज़्यादा हैं तो मैरिज ज़्यादा होंगी, तो इनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके कि किस तरह से हमको यहाँ पर अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सचेत रहना है और पॉपुलेशन को ओवर एक्सप्लोड होने से रोकना है। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, शेल्टर की कमी हो जाएगी, क्लॉथ्स की कमी हो जाएगी, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इसके कारण से बहुत बड़ा यहाँ पर साइड इफेक्ट आने वाला है, जिसको हमको क्या करना है, रोकना है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया गया यहाँ पर, स्लोगन ऑफ हम दो हमारे दो। अब एक और स्लोगन आया है यहाँ पर, हम दो हमारा एक, ठीक है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया है यहाँ पर, वन चाइल्ड पॉलिसी। हमको भी एफर्ट करना है वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए कि एक चाइल्ड पॉलिसी अगर यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाए तो शायद हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर हम दो हमारे दो की फैमिली के साथ साथ हमको जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए स्मॉल फैमिली के लिए तो मोटिवेट करना ही है। इसके अलावा जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उसको बढ़ाना है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अवेयरनेस एंड यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। फिर क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं, इंसेंटिव्स टू स्मॉल फैमिली। अगर किसी की कम बच्चे हैं, छोटी फैमिली है, तो उसको हम इंसेंटिव दे सकते हैं, और इंसेंटिव देकर हमको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ट्राई टू मोटिवेट अबाउट स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली के हम इनको क्या कर रहे हैं,
मोटिवेट कर सकते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे तो स्मॉल फैमिली होगी, जब स्मॉल फैमिली होगी तभी हमें क्या हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो लगातार इसी तरह से संख्या जब बढ़ती रहेगी तो लगातार संख्या बढ़ने का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसलिए मनाया जाता है, कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, ताकि इस देश में थोड़ा सा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड in 11th July to aware the pupil about population explosion, जनसंख्या विस्फोट के बारे में लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जागरूक करना है। उसके लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी पॉपुलेशन हमारी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, और ये जो पॉपुलेशन हमारी धीमे धीमे बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है, क्रिएट होने वाली है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इंक्रीज, एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन है, टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज ग्रुप, marriageable age group to 18th and 21 for female and male respectively। धीमे धीमे मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज है वो बढ़ा दी गई है, बाल विवाह को रोक दिया गया है, ताकि ये सब क्या हो जाए, किसी भी तरह से पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, एज वेल एज रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखते हुए ये सारे जितने भी पैटर्न्स हैं, मेथड्स हैं, ये अप्लाई करना है। अब क्या है यहाँ पर, एक टॉपिक आता है यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके में है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या यहाँ पर, कि किसी भी तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, टू प्रिवेंट फ्यूजन आर, टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आफ्टर फ्यूजन जो जाइगोट बन रहा है, आर जाइगोट, या तो हम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को क्या कर दें, रोक दें, या फिर यहाँ पर जाइगोट को या इम्प्लांटेशन को, आर जाइगोट और एम्ब्रॉय इम्प्लांटेशन, किसी भी तरह से या तो गैमीट्स के फ्यूजन को रोक दें या जाइगोट या एम्ब्रॉय के इम्प्लांटेशन को रोक दें। ये सारी जो मेथड्स हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स या गर्भ निरोधक कहलाती हैं, और इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर मेथड्स यूज होते हैं। एंड सच मेथड्स शुड बी हाईली इफेक्टिव। मेथड जो इसमें है, सच मेथड्स, ठीक है, शुड हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। जो भी मेथड्स यहाँ पर यूज हों इन सब के लिए, उसमें या तो बहुत कम साइड इफेक्ट हो, या क्या हो, यहाँ पर साइड इफेक्ट हो ना। अब देखिए, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए गए हैं। द मेथड्स आर गिवन बेलो, मेथड्स आर गिवन बेलो। कौन कौन से मेथड्स हैं, पहले तो आप देख लीजिए, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव से, एक तो नेचुरल मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखिए जो नंबर ऑफ मेथड्स हैं यहाँ पर, वो नेचुरल हो सकता है, बैरियर हो सकता है, बैरियर्स हो सकते हैं, आईयूडी हो सकता है, चौथा
हार्मोनल हो सकता है, ठीक है। फिर सर्जिकल हो सकता है, हार्मोनल के बाद कौन सा मेथड, सर्जिकल, एज वेल एज इंजेक्टेबल मेथड हो सकता है, इम्प्लांट्स हो सकते हैं। इतनी तरह के मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। हमें यहाँ पर एक एक मेथड करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है यहाँ पर, द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेचुरल, या इसी का एक और नाम है ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। प्राकृतिक मेथड है या परंपरागत मेथड है, जो बहुत पहले से यूज होता चला आ रहा है, सर ट्रेडिशनल मेथड। तो इसमें प्राकृतिक है और परंपरागत है। तो पहला क्या हो सकता है इसमें, जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, आपको पता है कि 14th डे ओव्यूलेशन होता है। तो जो 14th डे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक अपसिस्टेंस। इट मीन्स यहाँ पर डू नॉट कॉपुलेट फ्रॉम 10th to 17th डे। अगर 10वें से 17वें दिन तक कॉपुलेशन ना किया जाए तो दिस कॉल्ड अ पीरियोडिक एब्स्टेंस है, क्योंकि 14th डे ओव्यूलेशन होता है और 1-2 दिन ही ओवम क्या करता है, या सेकेंडरी ओसाइट एक्टिव रहती है। अगर उस समय हम यहाँ पर ओव्यूलेशन चूँकि होगा, लेकिन अगर पीरियोडिक एब्स्टेंस में उस समय हम कॉपुलेट ना करें, तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनल या नेचुरल मेथड से, जिसके कारण से यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा मेथड है यहाँ पर इसी नेचुरल में ही, क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है कि क्वाइटस मैंने कपुलेशन, जिस समय हम यहाँ पर एक्ट ऑफ कपुलेशन कर रहे हैं, तो मेल को चाहिए कि वो अपने पेनिस को एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन, इजेकुलेशन के समय पेनिस को क्या कर ले, बाहर निकाल ले, ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके। दैट इज कॉल्ड द क्वाइटस इंटरप्टस। दिस इज आल्सो द नेचुरल एज वेल एज द ट्रेडिशनल मेथड। थर्ड मेथड क्या हो सकता है, एक तो पीरियोडिक एब्स्टेंस है, दूसरा क्वाइटस इंटरप्टस है, थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है। अब ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, ये है क्या, जिस समय एमिनो, ऐसा माना जाता है कि आफ्टर डिलीवरी, जिस समय यहाँ पर लैक्टेशन होता है, मिल्क सीक्रेशन होता है, तो फ्रॉम बर्थ टू 6th मंथ आर अप टू फीडिंग बाय बेबी, जब तक बेबी मिल्क फीड करता है, अप टू मिल्क फीडिंग, तब तक यहाँ पर जो लैक्टेशन होता रहता है और क्या नहीं हो पाता, ओवुलेशन दोबारा नहीं हो पाता। इस कॉल्ड द लैक्टेशनल एमेनोरिया, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोनल कंट्रोल है उसके कारण से ऐसा नहीं हो पाता है, जो कि जब तक मिल्क सीक्रेशन होता रहेगा तब तक यहाँ पर दोबारा प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं। दीज आर द नेचुरल मेथड। पीरियोडिक एब्स्टेंस कि 10वें से 7वें दिन तक कॉपुलेट नहीं करना है, अपने पेनिस को एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन बाहर निकाल लेना। तीसरा लैक्टेशनल टाइम अगर चलता रहेगा फीमेल्स में, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती, बट इट इज़ नॉट द 100% कन्फर्म मैटर। ये जो मेथड था, इसमें कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर, बैरियर मेथड्स, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है यहाँ पर कि कंडोम का यूज़ होता है,
ठीक है, ये मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी हो सकता है, और नॉट रीयूजेबल होता है, नॉट रीयूजेबल, ठीक है, और मेड अप ऑफ रबर या किसका बना होता है, पॉलीथीन, इसकी शीट बनी होती है जिसमें पेनिस के ऊपर उसको क्या कर देते हैं, चढ़ा लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे जो सीमेन है वो रिलीज़ इसी के अंदर होगा। यही कंडीशन फीमेल्स में है, तो फीमेल्स में एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से रिंग लगी होती है, ताकि अंदर स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एक क्या हो सकता है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पर इसको अंदर फिटेड इन फीमेल इन सर्विक्स पार्ट ऑफ किसमें, यूट्रस के सर्विक्स पार्ट में इसको फिट कर देते हैं, जिससे कारण से स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। दैट इज इट इज़ रीयूजेबल, और तीसरा क्या है यहाँ पर, फोम, जेली, क्रीम, ये सब क्या होते हैं, स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। दीज आर द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज वेल एज। हम नेक्स्ट मेथड में आते हैं, कौन सा था तीसरा मेथड, आईयूडी। ठीक, ये जो आईयूडी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या केवल आईयूडी में लिखते हैं, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस fitted by expert doctors, ठीक, इन फीमेल में फिट किए जाते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इसमें क्या है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन है एग्जाम्पल, कॉपर टी, ठीक है, CU7, ठीक है, फिर इसके बाद कॉपर टी है, CU7 है, और इसके अलावा जो है मल्टीलोड 375 है, मल्टीलोड 375। तो इनसे क्या होता है, दे रिलीज कॉपर आयंस, क्या करते हैं यहाँ पर, इनएक्टिवेट, या तो इनएक्टिवेट कर देते हैं, inactivates or suppresses the motility of sperms। स्पर्म की मोटिलिटी को या तो सप्रेस कर देते हैं या क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण से ये क्या नहीं हो पाता, फ्यूज़न नहीं हो पाता। इसके अलावा हार्मोन रिलीजेशन है, प्रोजेस्टेरोन है, हार्मोन रिलीजर्स यूज हो सकते हैं, हार्मोन रिलीजर्स, SERS, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एटसेट्रा। ये हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे हार्मोन के कारण यहाँ पर क्या नहीं हो पाता, फ्यूज़न नहीं हो पाता। तो दीज आर द आईयूडीज यूज्ड इन द मेथड्स। तो अब ये यहाँ पर आईयूडीज हो गए। अभी इसके बाद आते हैं किसमें, ओरल कंट्रासेप्टिव्स। यहाँ पर कौन सा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पिल्स भी कहते हैं। ओरल माने माउथ के द्वारा ऐसी बहुत सी टैबलेट्स आती हैं, वो टैबलेट्स यहाँ पर हार्मोनल बेस्ड होती हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन इसमें होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बेस्ड,
ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बेस्ड होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसको यहाँ पर 21 डेज फर्स्ट से 21 डे तक कंटिन्यू यूज़ किया जाता है। कंटिन्यू यूज्ड बाय फीमेल आफ्टर गैपिंग ऑफ 7 डेज। 21 से 28वें दिन तक फिर गैप कर देते हैं, फिर मंथली लगातार इस टेबलेट को यूज़ करते रहते हैं। जब तक इनका यूज़ करते रहते हैं तब तक प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती। दिस इज़ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में सबसे जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पर वो माला डी के नाम से आती है, माला डी। ठीक है, एक और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, वो सहेली के नाम से आती है, सहेली। यूज्ड वंस इन ए वीक, एक सप्ताह में एक गोली ली जाती है। और ये जो सहेली है ये नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है। ये क्या है? नॉन स्टेरॉइड और सिंथेसाइज्ड बाय, किसने सिंथेसाइज किया है? सिंथेसाइज्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। तो लखनऊ CDRI ने इसको डिज़ाइन किया है। ये सहेली के नाम से आती है। इस वाली किसका भी यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव है और इन सब में बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है। तो ये जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर और भी नाम हैं, जैसे मॉर्निंग पिल्स के नाम से आती है, मॉर्निंग पिल्स। ठीक है, आई पिल्स। ये जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये यहाँ पर क्या होते हैं? लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसमें। और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ ये हमारे पॉपुलेशन को क्या कर देते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद लीस्ट साइड इफेक्ट, इन सब में साइड इफेक्ट बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है ही नहीं। ये आप ध्यान रखिए कि थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। आप अगर ये सोचें कि साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर इम्प्लांट्स में। इम्प्लांट्स 5वें नंबर पे, इसी को इंजेक्टेबल्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? नॉरप्लांट एक एग्जाम्पल है, नॉरप्लांट। क्या होता है यहाँ पर? स्मॉल प्लास्टिक कैप्सूल, स्मॉल प्लास्टिक कैप्सूल्स इंजेक्ट beneath the skin, beneath NEATH, beneath skin of upper arm of फीमेल। फीमेल की अपर आर्म के नीचे यहाँ पर ये इंजेक्ट कर सकते हैं। तो प्लास्टिक कैप्सूल होते हैं या इंजेक्शन हो सकते हैं। ये भी क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। फिर इसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा? सर्जिकल। तो जो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं यहाँ पर या सर्जिकल मेथड्स हैं, वो मेथड्स आपको बहुत कॉमन हैं। सबसे पहले जो इंदिरा गांधी ने 1975 के आसपास जब इमरजेंसी लगाई थी, उस समय इस सर्जिकल मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। सर्जिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स में आप देखिए कौन कौन से आते हैं। एक तो हमारा आता है सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी, एक आता है यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी, और जो तीसरा आता है यहाँ पर वो क्या आता है?
हिस्टेक्टोमी। तो हिस्टेक्टोमी में क्या होता है यहाँ पर कि हम वास्तव में यूट्रस को ही क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो हिस्टेरेक्टोमी ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद ये यहाँ पर स्पर्म ट्यूब है। तो ये यहाँ पर जो वेस्ट डिफरेंस है, वेस्ट डिफरेंस इज कट डाउन एंड टाइड, काट दिया उसको बांध दिया, दैट इज कॉल्ड द वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में आप देखिए यहाँ पर ये वाला ये पार्ट इस क्या है, ये ओविडक्ट है, तो ओविडक्ट इज कट डाउन एंड टाइट, बांध देंगे, जिससे कारण से यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, फ्यूज़न नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्यूज़न कहाँ होता है, ओविडक्ट में ही होता है। फेलोपियन ट्यूब कहते हैं इसी को, फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, इसका ट्यूबेक्टोमी। अगर किसी कंडीशन में कैंसर या अंधदशा होने पर पूरे यूट्रस को ही हटा दिया जाए, होल यूट्रस इज रिमूव्ड ड्यू टू कैंसर और अदर रीजन्स, अगर कैंसर या किसी दूसरे रीज़न के कारण पूरे यूट्रस को ही हटा दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड द हिस्टेरेक्टोमी। तो ये क्या है, सर्जिकल मेथड्स हैं। अब सर्जिकल मेथड्स के बाद हम आते हैं यहाँ पर एमटीपी में। एमटीपी नाम आपने सुना होगा, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारा फीटस है, भ्रूण है, उसको एबॉर्ट कर देना। तो यहाँ पर अगर एबॉर्शन वर्ड यूज़ हो रहा है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है। अब ये क्या है, ड्यू टू किस कारण से हो सकता है, रेप हो सकता है इसका कारण है। रेप के कारण अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई तो निश्चित तो उसको अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर कि फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे जो गर्भ निरोधक मेथड्स हैं वो काम नहीं किए, उसके फेल्योर होने के कारण ये क्या हो सकता है, मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हमारा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के कारण हो सकता है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इन तीन दशाओं में एमटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो एमटीपीसी यहाँ पर या एमटीपी लीगलाइज्ड इन इंडिया, legalized in India in 1971 with strict rule and regulation, strict RI, strict rules and regulation। बहुत कड़े नियमों के अंतर्गत एमटीपी को गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया, लेकिन जो इसका साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है इसका the side effect, its side effect is amniocentesis, ठीक है। या ये सकते हैं साइड इफेक्ट इज टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ फीटस। लोग बहुत वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं जानने के लिए कि वास्तव में कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय है, उसको जानने के लिए उसके सेक्स का जानकारी कर लेते हैं। और उसके कारण से जो गर्ल चाइल्ड है, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे जो है कस्टम्स हैं जिसके कारण से गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो एक टेक्निक होती है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या है, दिस टेक्निक इज यूज्ड, this technique is used to know the karyotype
ऑफ फीटस, ठीक है, बाई टेकिंग स्मॉल लिक्विड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी ऑफ fetus and by culturing it, by culturing it। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये फीटस है, ये जिस कैविटी के अंदर है वहाँ से थोड़ा सा लिक्विड निकाल लेते हैं। अब ये जो लिक्विड निकाला है यहाँ पर, इस लिक्विड को कल्चर करते हैं और कल्चर करने के बाद यहाँ पर उसका कैरियोटाइप निकाल लेते हैं, सारे क्रोमोसोम का सेट निकाल लेते हैं, कितनी लेंथ का है, कितनी जो है ब्रेथ का है और सेंट्रोमियर किस जगह पर, इसे कैरियोटाइप कहते हैं। फिर उससे यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम का सेट निकालने के बाद ये पता लगाते हैं कि फर्दर आफ्टर बर्थ कोई उसमें क्या तो नहीं है, टू नो द एबनॉर्मेलिटी इन फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर चाइल्ड। भविष्य में जो शिशु पैदा होने वाला है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं उसको जानने के लिए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि लोग एमनियोसेंट्रिक टेक्निक से उसका सेक्स पता लगा लेते हैं और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करा लेते हैं। ये बैन है हमारे इंडिया में। और अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि ड्यू टू रेप वगैरह, तो हमें यहाँ कोर्ट से परमिशन लेनी होती है और एमटीपी इज सेफ, एमटीपी इज सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट थर्ड मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ। ह्यूमन बींग्स में जो डेवलपमेंट होता है वो शिशु का, वो 9 महीने में होता है। तो शुरू के 3 महीने में एमटीपी सेफ होती है, की जा सकती है, बट रिस्की इन आफ्टर डेज। इसके बाद के दिनों में क्या होती है, बहुत रिस्की होती है एमटीपी और जल्दी लीगलाइज नहीं है और क्या रहता है, परमिशन लेनी पड़ती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं इनफर्टिलिटी। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें अगर यहाँ पर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा तो क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी, उसे कहते हैं यहाँ पर बंधिता, अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड आफ्टर 1 या 2 ईयर ऑफ मैरिज। अगर 1 से 2 साल तक भी विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ बिना किए भी 1 से 2 साल तक भी मैरिज के बाद अगर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड द इनफर्टिलिटी। एंड देयर मेडिकल केयर डायग्नोज एंड efforts to remove barrier in reproduction is called infertility clinic, infertility clinic। तो बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुले हुए हैं जहाँ पर उसकी जो पहले हम यहाँ पर रीज़न जानते हैं, फिर उसको डायग्नोस करते हैं और फिर ऐसे प्रयास किए जाते हैं ताकि ये बैरियर जो भी हैं वो बैरियर हट जाए। तो मोस्टली क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केस द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस, नॉट ऑलवेज। अब क्या है यहाँ पर कि इनफर्टिलिटी
secured by ART। ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जनन संबंधी जिससे इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है, तो इसी को ART कहते हैं। अब इंडिया ने या पूरे वर्ल्ड ने बहुत तरक्की कर ली है इन कंडीशंस में कि जिनको यहाँ पर जो है चाइल्ड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है यहाँ पर द वेरियस मेथड्स, यहाँ पर लिख दें वेरियस मेथड्स आर गिवन वैल्यू। पहला कौन सा है यहाँ पर? IVF, ठीक है, एंड ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रॉय ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं? ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर ओवम ले लिया और ओवम को यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी स्पर्म से, ये क्या है? स्पर्म है, स्पर्म से फर्टिलाइज करा दिया। ये क्या है यहाँ पर? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और अब क्या बन जाएगा यहाँ पर? जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रॉय बनेगा, और फिर इसको एम्ब्रॉय को इम्प्लांट कर देंगे शिफ्टेड इन यूट्रस, ठीक, फॉर इम्प्लांटेशन। और फिर ये नेचुरल बर्थ होगा जैसे सामान्य बच्चे का है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी है यहाँ पर, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज लुइस ब्राउन, ठीक है ना। सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी था कहाँ? लुइस ब्राउन था, और कहाँ हुआ? इन ब्रिटेन। एंड इन इंडिया, इंडिया में क्या नाम था? एक तो नाम था कनुप्रिया, इन इंडिया कनुप्रिया ऊपर लिखते रहे, कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया अग्रवाल इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, डेवलप्ड बाय डॉक्टर मुखर्जी इन कोलकाता, ठीक है। एंड इंदिरा इज द सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी, इंदिरा इज द सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया। अब जो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो टेक्निक है वो कहाँ अप्लाई की जाती है? ऐसी फीमेल्स में जिनमें फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? यूट्रस होती है, ठीक है। ओनली इन दोज फीमेल्स in which fallopian tube is improper। जहां पर फेलोपियन ट्यूब ठीक से फंक्शन नहीं कर रही या इम्प्रॉपर है, वहां पर इसका यूज़ किया जाता है। किसका? इस टेक्निक का, IVF का। और शिफ्ट यहाँ पर जो है, जो हमारा एम्ब्रॉय बनता है उसको बाद में यूट्रस में क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी की एक टेक्निक, IVF। और भी टेक्निक हैं IVF के अलावा। कौन सी टेक्निक है? देखिए, एक है यहाँ पर जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा
फैलोपियन ट्रांसफर। क्या करते हैं, जाइगोट को, एम्ब्रायो को नहीं, जाइगोट यूट्रस में भी नहीं, कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। आफ्टर डिवीजन इन 8 सेल्ड स्टेज, या फिर क्या कह सकते हैं यहां पर अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर किसको कहते हैं, उसके जो डिवीजन होते हैं उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो 8 ब्लास्टोमियर तक जब तक बन रहे हैं तब तक हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जिफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एक मेथड होता है यहां पर जिफ्ट। ये क्या है, गैमीट, मोस्टली ओवम, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं, गैमीट माने ओवम को शिफ्ट करते हैं किसमें, अगर किसी फीमेल्स में ओवम नहीं बन रहे हैं तो दूसरी फीमेल से डोनर फीमेल से क्या ले लेते हैं, ओवम, ठीक है, टू रिसिपिएंट फीमेल, और उसमें ओवम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, और नॉर्मली मेल जैसे स्पर्म जाते हैं उस तरह से जा रहे हैं, और क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नाउ दिस कॉल्ड द IUT। जो IUT है हमारा, आप देख रहे हैं यहां पर जिफ्ट है, जिफ्ट का IUT है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दिस इज द इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आफ्टर 18 ब्लास्टोमियर्स, 16 ब्लास्टोमियर्स स्टेज। अगर 16 ब्लास्टोमियर तक डिवीजन हो गया जाइगोट का, उसके बाद शिफ्ट कर रहे हैं तो IUT करते हैं। गैमीट को शिफ्ट करते हैं तो जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट को सीधे शिफ्ट करते हैं तो फैलोपियन या जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। दीज आर द वेरियस नेम्स। अब जिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया, IUD हो गया, ठीक है, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा ICSI है एक, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं यहां पर, स्पर्म इज डायरेक्टली पेनिट्रेटेड इन ओवम इन विट्रो, बॉडी के बाहर सीधे स्पर्म ओवम को भेद करके सीधे अंदर चला जाता है, और उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो उसको बाद में बॉडी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, एज वेल एज द AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये एनिमल्स में भी यूज करते हैं मेथड। आपने पशुपालन में देखा है, जगह जगह कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खुले हुए हैं, उसमें क्या करते हैं, सीमेन ले लिया जाता है, जो हेल्दी सांड होते हैं उससे सीमेन निकाल लेते हैं, और उसको इंजेक्शन से सीधे वेजाइना के पास, वेजाइना के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है। तो सीमेन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन फीमेल ड्यू टू, उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमें क्यों कराना पड़ा। तो इम्पोटेंसी हो सकता है, ड्यू टू इम्पोटेंसी, कि स्पर्म आपके में बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, ओलिगोस्पर्म माने फ्यू स्पर्म्स, स्पर्म काउंट क्या हो गया, कम हो गया है, लो स्पर्म काउंट, नो स्पर्म काउंट, ठीक है। या फिर इसका एक और रीज़न हो सकता है यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्ट्रॉफी
हो सकता है कि पेनिस ठीक से इरेक्ट या इनलार्ज ना हो सकता हो, उस कारण से यहाँ पर अनेबल टू इरेक्ट पेनिस, इस कारण से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया जाता है और फीमेल की बॉडी तक यहाँ पर स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है, इसमें आपने नाम बहुत सुना होगा, सरोगेसी। इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्यों ये छूट जाए। सरोगेसी, बहुत इस समय बार बार यूज़ हो रहा है, नाम आ रहा है सरोगेसी में। तो क्या करते हैं यहाँ पर कि किराए की कोख, इसको सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है जाइगोट या फिर एम्ब्रॉय या फिर फीटस इज शिफ्टेड टू अदर्स फीमेल, ठीक है, अप टू बर्थ या बिफोर बर्थ। काहे के लिए? ताकि उसकी ग्रोथ होती रहे लगातार 9 महीने तक। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पर फिल्म स्टार्स हैं या जो लेडीज़ हैं फिल्म स्टार्स में, अब फिल्म अभिनेत्रियाँ हैं, वो अपनी बॉडी फिटनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं और इतना वर्क है उनके पास कि कैसे करेंगे, तो वो जाइगोट या एम्ब्रॉय को अपने अंदर से दूसरी फीमेल्स में शिफ्ट करा देती हैं और जन्म तक या जन्म के पहले तक उनकी बॉडी में ही वो जो है फीटस क्या करता है, ग्रो करता है, इम्प्लांट हो जाता है और बाद में जो है उनकी बॉडी में शिफ्ट करके और बर्थ या जन्म करा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द सरोगेसी, इज द लेटेस्ट टेक्निक। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन से टॉपिक यहाँ ले सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसका रीज़न क्या है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन कौन से हैं, नेचुरल है, यहाँ पर बैरियर्स हैं, आईयूडी है, सर्जिकल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी क्या है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, कब वो लीगलाइज है, कब वो इलीगलाइज है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक हैं, उस इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, तो जिफ्ट हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, आईयूटी हो सकता है, सरोगेसी हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है। ये सारे मेथड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।